नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। मैं आपके सामने हाजिर हूं फिर से मुंबई और महाराष्ट्र की पॉलिटिकल समीकरण और खबरों को लेकर के कि आखिर कौन सी पार्टी कहां है और किस पार्टी का बनता बिगड़ता समीकरण दिखाई दे रहा है, कहां राजनीतिक बिसात बिछ रही है और किस तरीके से जो है तमाम पार्टियां अपनी अपनी योजनाएं जो है वो तैयार कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अब जब आखिरी चरण का मतदान बाकी ही रह गया है और ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट जो है अब वो रीजन है वो एमएमआर रीजन है, यानी मुंबई और आसपास के जो इलाके हैं, थाने, पालघर, नासिक, धुले, ये जो तमाम लोकसभा सीटें हैं अब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि अब चाहे वो एमवीए की बात कर लें, महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात कर लें, या फिर बीजेपी गठबंधन जो एनडीए गठबंधन उनकी बात कर लें, सबकी नजरें अब इन 13 सीटों पर रह गई हैं। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं, कुछ डेटा भी लेकर के मैं साथ में आया हूं और आपको बता दूं कि जो 13 सीटें हैं उनमें से जो 13 सीटें हैं उसमें तो मुंबई की 6 सीटें ही हैं, जैसे मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ, मुंबई साउथ वेस्ट, ये सारी जो सीटें हैं 6 सीटें। उसके अलावा जो है धुले, डिंडोरी और नासिक, पालघर, भिवंडी, ये तमाम जो सीटें हैं वहां पर जो है अब मतदान होने हैं 20 तारीख को। लेकिन इन सबके बीच जो है वो समीकरण जो बनता बिगड़ता दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है जातिगत और भाषा के आधार पर कि किस तरीके से जो है अब राजनीतिक पार्टियां ग्राउंड लेवल पे अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो 13 सीटें बची हैं इस पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो चाह रही है कि मैक्सिमम सीटें जो है वो हासिल की जाए, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना जाल फैलाया है और जिस तरीके से कनेक्शन जो यहाँ के लोगों के साथ बांधा है इतने सालों से, वो भारी पड़ता दिख रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कुछ समीकरण, मेरे पास कुछ एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज भी मैं सुनता रहता हूँ, उनसे बातचीत होती रहती है, क्या कुछ कह रहे हैं वो 13 सीटों को लेकर के और ओवरऑल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के। जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे दिंडोरी है, नासिक है, पालघर है, ये एक आदिवासी जो है इलाका के तौर पर भी जाना जाता है, वहाँ काफी संख्या में जो है वह आदिवासी बसते हैं। और ऐसे में जो है बताया जा रहा है कि जो मराठा आंदोलन हुआ था उसको लेकर के वहां पर तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये है कि वहां पर जो है अपने अपने जो हक है, जो राइट्स है, उसको लेकर के जो आवाजें जो है वो उठती रहती हैं और इसको लेकर के जो है सरकार की तरफ से जो है इतना ध्यान नहीं दिया गया, जहां पर वहां पे नाराजगी देखने को मिलती है। और दूसरी बात की ये तीनों जो सीटें हैं दिंडोरी, नासिक और पालघर, यहाँ पर आदिवासी जो है वो बसते हैं। वहीं बात कर लें अगर क्या जो राज ठाकरे हैं इनकी हम बात कर लेते हैं, जाति का समीकरण की हम बात कर रहे थे, तो मुंबई में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जैसे मुंबई नॉर्थ है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट है, इन सीटों पर जो है 30% तक जो है वो उत्तर भारतीय जो है वो बसते हैं, 30 से 35% तक जो है उत्तर भारतीय हैं। और जैसा कि पहले जो है जिस तरह से राज ठाकरे बयान देते रहे हैं उसको लेकर के जो है उत्तर भारतीयों में नाराजगी रहती है, और ऐसे में जब वो बीजेपी के नजदीक आए और बीजेपी के जो नेता हैं उनसे मिले तो कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी उन तक तो पहुंची गई और इस चीज को लेकर के जो है ऐसा माना जा रहा है कि उनके अंदर भी जो है वो नाराजगी है और हो सकता है कि वोटिंग के दिन जो है उसका असर भी दिखाई दे, क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे पहले पास्ट में जो है वो बयानबाजी करते रहे हैं उत्तर भारतीयों को लेकर के और टारगेट पर रहते थे हमेशा। अब ऐसे में जो है वो बीजेपी के साथ आए हैं तो क्या इसका असर जो है वो वोटिंग पर दिखेगा, क्योंकि उत्तर भारतीयों का जो परसेंटेज है टोटल, वो मुंबई नॉर्थ की बात कर लें या मुंबई नॉर्थ वेस्ट की बात कर लें या बाकी और जगहों पर भी, तो उनके परसेंटेज काफी ज्यादा है, लेकिन इन दो सीटों पर 30% तक के आसपास जो है उनका जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो है। और वहीं अगर बात कर लें दूसरे फैक्टर की, तो जो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और जो शिवसेना से अलग हुए और जिस तरीके से उन्होंने मुंबई में जोड़ तोड़ की राजनीति की, और बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा वो विधायकों को तोड़ नहीं पाए उद्धव ठाकरे की पार्टी से, लेकिन फिर भी जितने तोड़ पाए उसमें से 3-4 मुंबई के भी थे। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि मुंबई में शिवसेना का धाक हमेशा से रहा है, और जिस तरीके से 2019 में भी जब इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी और शिवसेना दोनों मिल के लड़ी थी और उसमें भी शिवसेना एक सीट ज्यादा ही लेकर के गई थी। तो बीजेपी के लिए जो है सरकार बनाना काफी ज्यादा आसान था, और उस समय पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा और तमाम जो उनके पॉइंट्स थे वो सेम हुआ करते थे, तो जिसकी वजह से ज्यादा बैठकें नहीं करनी पड़ती थी, सब कुछ सिंपल और सॉर्टेड रहा करता था। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं है, पेचीदा करके रखा हुआ है पूरी राजनीति को। शिवसेना तो धड़ों में बटी हुई है, और ऐसे में क्या अब जो शिवसेना का धाक था पहले, उसी धाक को जो एकनाथ शिंदे हैं, जिनकी खुद की प्रतिष्ठा पे अब सवाल है कि वो अलग होने के बाद शिवसेना से, जो उनकी शिवसेना है, वो अपनी शिवसेना से कितनी सीटें ला करके बीजेपी की झोली में डाल सकते हैं ताकि उनको सरकार बनाने में आसानी हो।
उनकी भी प्रतिष्ठा जो है वो लगी हुई है दांव पर, और उनके लिए भी बहुत बड़ा ये इम्तिहान है। वहीं बात कर लें अगर उद्धव ठाकरे की, तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उनके साथ ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, खास करके जो मराठा समाज है, जो मराठी लोग हैं, उनका एक सहानुभूति और एक सिंपैथी जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ में है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो पारिवारिक और विरासत तक कैरी करते हैं, और बाला साहब ठाकरे ने क्या कुछ किया है वो सभी जो है लोग जानते हैं, उन्हें कितना मानते थे। तो वो एक जो विरासत वो कैरी करते हैं, उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और ऐसे में जो जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है, उससे कहीं ना कहीं अगर लोग बीजेपी को भी सहानुभूति कर रहे हैं, अगर बीजेपी की तरफ भी उनका मन है, लेकिन इस जोड़ तोड़ की राजनीति से जैसे पार्टियां टूटी हैं, इसकी वजह से वो इस बार जो है शायद बीजेपी को वोट ना भी करे या नोटा कर दे, जो उनका मन हो। ये जो एक्सपर्ट्स है वो बता रहे हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति जो है इतनी तरीके से जो फैलाया है, इससे ना सिर्फ लोग कंफ्यूज हैं बल्कि लोग नाराज भी हैं। और वहीं बात कर लें अगर, जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं कि बीएमसी में जो चुनाव हुए थे, तो उसमें जो जीतने के लिए बीजेपी ने जो है पूरी कोशिश की, जो पूरा दम लगाया था, लेकिन फिर भी जो उद्धव ठाकरे हैं वो बीएमसी से आगे ही रहे थे। तो उद्धव ठाकरे को इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि महाराष्ट्र में जो वोटिंग होने वाली है, उनमें जो उनके वोटर्स हैं वो उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले। जो उनका गढ़ है, जो उनके वोटर्स है, जो शिवसेना को वोट करते हैं, वो टूटने के बाद भी, शिवसेना दो धड़ों में बंटने के बाद भी, वो जो शिवसेना को वोट करते आए हैं वो अभी भी शिवसेना को ही वोट करेंगे। ये तमाम जो बातें हैं ये बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें एक सीट जिसकी ज्यादा बात हो रही है, जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ खड़ी हैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से, और उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो बहुत ही प्रख्यात वकील हैं, लेकिन उज्जवल निकम वो खड़े हैं, और ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन वर्षा गायकवाड़ को इस बार इसीलिए माना जा रहा है कि वो जीत सकती हैं, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ जो है उनकी धारावी और वहाँ बैंड्रा में वहाँ काफी ज्यादा उनकी तूती बोलती है, और ग्राउंड लेवल पे काफी ज्यादा सालों से जो है वो नेता जो है वहाँ बनी हुई हैं। और उज्जवल निकम अभी अभी जस्ट एक फेमस चेहरा है, लेकिन अभी अभी जस्ट राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, और राजनीति अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। हालांकि वो अपने वकालत में वो काफी ज्यादा पारंगत हैं, बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलर हैं, इसीलिए उनके कामों को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन क्या वाकई में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से जो है वो उज्जवल निकम वर्षा गायकवाड़ को हरा पाएंगे? ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले जो पत्रकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि वर्षा गायकवाड़ जो है वो भारी पड़ सकती है उज्जवल निकम पे, क्योंकि इससे पहले भी वो धारावाहिक में जो है वो काफी ज्यादा वेटेज उनका रहा है, वजन काफी वहाँ रहा है, और लोग जो है वहाँ काफी कनेक्टेड हैं। वर्षा गायकवाड़ जो है, जब उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था और वो पूरी कॉन्फिडेंट थी कि वो जो है अच्छे मार्जिन से जीत के आ सकती हैं, जिसकी वजह से फिर वो थोड़ी सी नाराज भी हुई थी पार्टी से, लेकिन बाद में उन्हें टिकट दिया गया और कॉन्फिडेंस उस पर दिखाया गया कि हाँ, कि आप चुनाव लड़िए और ये जो सीट है वो जीत करके लेके आइए। तो उज्जवल निकम वर्सेस वर्षा गायकवाड़ ये फाइट है, और माना जा रहा है कि इस बार ये जो सीट है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सीट जो है इस बार कांग्रेस की झोली में जा सकती है। तो अगर ये सीट कांग्रेस की झोली में जाती है, तो बाकी बची हुई 5 सीट पर भी उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट मौजूद हैं, जो कि जबरदस्त तरीके से तैयारी करके बैठे हैं। और मुंबई में शिवसेना का जो है वो गढ़, जो शिवसेना का जो धाक है, वो सभी जानते हैं कि किस तरीके से लोग जो है उन्हें वोटिंग करते हैं। और जो मराठा वोटर है वो तो, जैसा अभी हम बात कर लें मुंबई नॉर्थ वेस्ट की, तो वहाँ पर जो है वोटिंग जो होती है वो दोनों ही पार्टियों के बराबर होती है। और वहाँ की इस बात इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, अचानक से मेरे जहन में आई, मैंने बोला तो शेयर करता हूँ। वहाँ से जो है अमोल कीर्तिकर जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी से खड़े हैं, और वहीं बात कर लें एकनाथ शिंदे ने जो है वो रविंद्र वाइकर को वहां से उतारा है। अब रविंद्र वाइकर जो है वो जो है अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान कुछ ऐसा दे दिया कि वो गूगली साबित हो गई एक नाथ शिंदे के लिए, कि उनके ऊपर पहले से ही कुछ केसेस वगैरह चल रहे थे, जो खबरों में भी, पेपर्स में भी और ऑनलाइन भी ये चीजें आई थी। तो बताया कि इन सब चीजों से बचने के लिए भी जो है वो एक नाथ शिंदे के साथ मिल गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम बातें इस तरीके की खबरें बन करके आई थी, और इससे जो है वो गुगली जो है वो खुद एक नाथ शिंदे की तरफ ही चली गई है। तो अब ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट का भी जो इलाका है, इसमें अमोल कीर्तिकर जो है उनका पलड़ा इसलिए भारी माना जा रहा है क्योंकि एक तो वो गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं, ऊपर से अमोल कीर्तिकर जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना से खड़े हैं, जिनका कि मुंबई में ऑलरेडी उद्धव ठाकरे को जो है उनका अपना एक वोटर बैंक है जो उन्हें वोट करता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार जो उद्धव ठाकरे हैं वो एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति, दिल्ली में कौन बैठेगा इसके लिए किंग मेकर की भी भूमिका में निभा सकती है पूरी महाराष्ट्र की राजनीति। दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, फिर लौटेंगे और बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।